सेंटर ऑफ मास। ये कौन सा लेक्चर है? आप लोग को ग्रुप में शेयर किए हैं, कुछ प्रॉब्लम लिखे हैं? अच्छा, लिख के रेडी रहिए, बट वो क्वेश्चन को अभी नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, 1 बाय 1 उसमें से मैं कुछ सॉल्व करते रहूँगा, ठीक है? एक नया क्वेश्चन। सब लोग ज्वाइन कर लिए हैं? वेरी गुड। ए है हिंज। हिंज समझते हैं ना, जिसके अबाउट रोटेट कर सकता है, राइट? और इस रॉड का मास m है। तो अगर ये हिंज है तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर ए रॉड ओमेगा, और ओमेगा कांस्टेंट भी तो हो सकता है ना, वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट, मैं कांस्टेंट मेंटेन कर रहा हूँ, राइट? तो अगर ओमेगा को कांस्टेंट मानते हुए, क्या मानते हुए? कांस्टेंट मानते हुए अगर इसको रोटेट किया जाए तो क्वेश्चन है हाउ मच फोर्स एग्जर्टेड बाय दिस हिंज ऑन द रॉड। रॉड पे हिंज कितना फोर्स लगाएगा इसको रोटेट कराने के लिए। क्वेश्चन समझ में आया? देखिए, हाउ मच फोर्स रिक्वायर्ड, हाउ मच फोर्स रिक्वायर्ड toward the center of suspension। सेंटर ऑफ सस्पेंशन कौन समझते हैं? सस्पेंशन ये है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब 1 मिनट रुकिएगा। तो बताइए, आप रॉड को, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, रॉड को भूल जाएं, राइट? रॉड को भूल कर तो सारे मास का एंजॉय कौन करता है? सारा मास कहाँ पे सेंटर रहता है? यस। तो नहीं लगता कि सेंटर ऑफ मास एक सर्कल में घूमेगा? और जिसका सेंटर P रहेगा, एग्री? और जिसका रेडियस क्या रहेगा स्टूडेंट? वेरी गुड, L/2, राइट? और इफ एनी पार्टिकल मूविंग इन अ सर्किल विथ कांस्टेंट ओमेगा, इफ एनी पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट ओमेगा, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट? और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा चुका है ना, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में सारा नेट एक्शन टुवार्ड द सेंटर होता है। क्या होता है? टुवार्ड द सेंटर। तो मेरा अभी पहला क्वेश्चन था कि नेट फोर्स टुवार्ड द सेंटर, नेट फोर्स टुवार्ड द सेंटर। तो नेट फोर्स टुवार्ड द सेंटर के लिए क्या रहेगा? एक्सेलरेशन टुवार्ड द सेंटर, जिसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा स्क्वायर L/2, एग्री? तो ठीक है, नेट फोर्स टुवार्ड द सेंटर इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन टुवार्ड द सेंटर। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए उस सेंटर ऑफ मास पे टुवार्ड द सेंटर कितना फोर्स लगना पड़ेगा? दिस इंटू दिस, m ओमेगा स्क्वायर L/2। ठीक है ना स्टूडेंट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि मान लेते हैं कि इस लाइन से
थीटा एंगल पे अगर रॉड है, इस लाइन से थीटा एंगल पे अगर रॉड है, देन हाउ मच फोर्स एग्जर्टेड बाय हिंज ऑन द सेंटर ऑफ मास। तो एक्चुअल में अगर यहाँ से देखिए, ये मेरा सेंटर ऑफ मास है, और सेंटर ऑफ मास क्या है स्टूडेंट? सर सेंटर ऑफ मास एक पार्टिकल है नहीं, तो कैसे हम लोग स्ट्रिंग को पार्टिकल में बांध के घुमा रहे थे, राइट? पार्टिकल एक सर्कल में घूम रहा है, सारे फोर्स का एंजॉय कौन करता है? तो अगर यहाँ पे अगर है बर्निल ज्वाइन किए हुए हैं, यस। अभी सब लोग को नेटवर्क का डेटा वगैरह डेटा पैक पूरा भरवा के रखना है, पढ़ाई हैम्पर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक फोर्स तो mg लगेगा और दूसरा फोर्स कौन लगेगा? फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास ड्यू टू हिंज, राइट? एक्चुअली हिंज तो इसको होल्ड कर, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सर हिंज तो रॉड के एंड पॉइंट पे फोर्स लगा रहा है, तो भाई रॉड एक सिस्टम है, इस रॉड पे कहीं पे तो लगा रहा है, बट कहीं पे भी सिस्टम में कहीं पे भी फोर्स लगेगा, सारे फोर्स का एंजॉय कौन करेगा? सेंटर ऑफ मास। तो मैंने मान लिया। तो यहां देखिए, तो ये मेरा क्वेश्चन है कि रॉड, इस रॉड पे हिंज एक फोर्स लगा रहा है टुवार्ड द सेंटर। मैंने ये नहीं बोला कि सिर्फ टुवार्ड द सेंटर लगेगा, और भी लग सकता है, बट टुवार्ड द सेंटर हिंज जो फोर्स लगाएगा उसका मैं नाम कॉन्टैक्ट फोर्स दे दिया। एक कुछ बॉल बेयरिंग समझते हैं ना, बॉल बेयरिंग, राइट? जो एक्सल में फिट होकर जिसमें पहिया फिट होता है। तो सारे फोर्स को टुवार्ड द सेंटर अगर रिजॉल्व कीजिएगा तो इसका कंपोनेंट कितना आएगा? n माइनस mg cos थीटा इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। यस, तो यहाँ से ये हो जाएगा mg cos थीटा प्लस कितना? m ओमेगा स्क्वायर L/2। एग्री? ए n कौन लगाया? हिंज लगाया, किस पे? सेंटर ऑफ मास पे। एग्री? और सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसा मोशन है? सर्कुलर मोशन। और जिसका रेडियस क्या रहेगा? L/2 रहेगा। यस, यहां तक हो गया? चलिए एक नया प्रॉब्लम। बोलिए। हाँ हाँ। रॉड कहाँ पे टंगा हुआ है शहबाज? और अगर हिंज नहीं रहता तो रॉड सर्कुलर मोशन में रहता? तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए हिंज भी एक रॉड पे फोर्स लगाएगा। बट नेक्स्ट क्वेश्चन, सर हिंज तो एंड पॉइंट पे लगा रहा है, रॉड के कौन सा पॉइंट पे? मिडिल पे या एंड पॉइंट पे? बट भाई कहीं पे भी लगा रहा है, सारे फोर्स का एंजॉय कौन करेगा? तो जो एंड जो दिखाए हैं वो किसने लगाया है? वो लगाया है हिंज ने लगाया है। हिंज समझते ना, स्क्रू किस पे? सेंटर ऑफ मास पे। एग्री? चलिए, इस क्वेश्चन में लैंग्वेज नहीं दूंगा। यहाँ देखिए, दो पार्टिकल है जो बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे है सर्कल में। कहाँ पे है? एक क्वेश्चन का लैंग्वेज है डायमेट्रिकली अपोजिट। और इसका रेडियस है 1 मीटर।
इसका नाम है m1 और इसका नाम है m2। m1 का मास है 1 kg और m2 का मास है 2 kg। चीज़ों को समझिएगा, कितना kg? 1 kg एंड 2 kg। यहाँ तक लिख लीजिए। और दोनों पार्टिकल, यहाँ पे दोनों पार्टिकल, ये जो मैं क्वेश्चन भेजा हूँ वो क्वेश्चन नहीं है, अलग क्वेश्चन है। दोनों पार्टिकल इनिशियली, बोथ पार्टिकल इनिशियली जस्ट अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे था। ऐसे देखिए, ऐसे भी रह सकता था, बट मैंने क्या मेंशन किया? डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे। एग्री? करेक्ट। उसके बाद बोथ पार्टिकल मूविंग इन द सेम सेंस। व्हाट द मीनिंग ऑफ सेम सेंस? अगर ये एंटी क्लॉकवाइज तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं सेम सेंस, राइट? विथ सेम ओमेगा। विथ व्हाट ओमेगा? लिखिए, बोथ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस आर। ये तो लिख लेंगे ना कि दोनों इनिशियली डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर था। एक क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन था। बोथ पार्टिकल मूविंग विथ सेम ओमेगा इन द सेम सेंस, और ओमेगा का वैल्यू है 4 रेडियन पर सेकेंड। कितना है स्टूडेंट? 4 रेडियन पर सेकेंड। सेम डायरेक्शन, उसको मैं बोल रहा हूं सेम सेंस। मतलब अगर ए एंटी क्लॉकवाइज तो ये भी कैसा वाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एग्री? ये अगर ऐसे जा रहा है तो ये कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है। करेक्ट? अब लिखिए क्वेश्चन। सेलेक्ट ए सुटेबल कोऑर्डिनेट फ्रेम। सेलेक्ट ए सुटेबल कोऑर्डिनेट फ्रेम and find out position of center of mass. Select a suitable coordinate frame and find out position of center of mass, velocity of center of mass and acceleration of center of mass. क्या बोले? चलिए, क्वेश्चन समझ में आया? क्या निकालना है? हेलो एवरीवन। m2 का वैल्यू है 2 kg। m2 का वैल्यू है 2 kg। चलिए, यहाँ तक हो गया। m1 का वैल्यू 1 kg, m2 का वैल्यू 2 kg। देखिए स्टूडेंट, अब ध्यान से सुनिएगा मेरे बातों को। मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है? हो गया ना? इसको ओरिजिन मान लेते हैं। एनी प्रॉब्लम? इसको बाई एक्सिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए इसको एक्स एक्सिस। अच्छा, किसी भी टाइम एट, यहाँ देखिए, एट एनी टाइम टी, ये पता है सर्कुलर मोशन में एक आपको फार्मूला दिए थे, डेल्टा थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, याद है? और अगर अल्फा 0 है तो डेल्टा थीटा इक्वल टू क्या रहेगा? ओमेगा नॉट इंटू टी। एग्री ना? तो इसका एक क्या है? इसका ओमेगा और इसका ओमेगा वेरिएबल ओमेगा या सेम ओमेगा है। इसका मतलब m1 m2 का मोशन है, और द मोशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आफ्टर टाइम t इसका डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और इसका डेल्टा थीटा डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? बोलते ही नहीं है, सामने तो है, सेम रहेगा ना। तो अगर आफ्टर टाइम t अगर ए डेल्टा थीटा से मूव कर गया
तो ए कितना से मूव करेगा, और अगर ए डेल्टा थीटा से एंटी क्लॉकवाइज में मूव किया तो ए डेल्टा थीटा से कहाँ मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। समझे या नहीं समझे? तो समझे तो क्या समझे सर? ये समझे कि इसका मतलब है कि दोनों पार्टिकल M1 M2 ऑल द टाइम डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे रहेगा, राइट। कुछ बोलेंगे ही नहीं। हर एट एनी मोमेंट, बिकॉज ओमेगा दोनों का सेम है और इसलिए दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे था और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और सेम डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो नहीं लेता कि एट एनी टाइम t इक्वल टू 0 पे डायमेट्रिकली अपोजिट है तो हर टाइम पे डायमेट्रिकली अपोजिट ही रहेगा, राइट। एग्री इस बात से? चलिए, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ने अपना सफर यहां से शुरू किया था, ठीक है। अच्छा बताइए, किसी टाइम पे अगर यहां पे पहुंचेगा, अगर M1 यहां पे पहुंचेगा तो M2 कहां रहेगा? बोलिए भाई, वेरी गुड। अगर M1 यहां रहेगा तो M2 कहां रहेगा? पूरा अपोजिट रहेगा, वेरी गुड। t इक्वल टू 0 पे इसका कोऑर्डिनेट क्या है सर? 1 0। और इसका कोऑर्डिनेट क्या है शुभांकर? -1 0। नहीं, हमने कोऑर्डिनेट फ्रेम वही लिया है। तो t इक्वल टू 0 पे x सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जल्दी से निकाल के बताएं। क्या मजाक कर रहे हैं? ऐसे ही कोरोना है, थोड़ा मजाक कम कीजिए आप लोग। एक सेंटर ऑफ मास का फार्मूला क्या पढ़ाए हैं आप लोग को? M1 x1 M2 x2 और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, शायद मैं यही पढ़ाया हूँ नहीं? M1 कितना है? 1 × 1। M2 कितना है? 2 और x2 कितना है? -1 और डिवाइडेड बाई 3, 1 - 2 डिवाइडेड बाई 3, राइट। -1/3, राइट। समझ गए? इसका मतलब ये हुआ कि t इक्वल टू 0 पे इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, इस कोऑर्डिनेट फ्रेम के रेस्पेक्ट में इस सेंटर ऑफ मास का क्या रहेगा? -1/3। तो ये बताइए, ओरिजिन से t इक्वल टू 0 पे सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना? डिस्टेंस अब पूछ रहा हूं, कितना रहेगा? डिस्टेंस सब लोग सुन पा रहे हैं, न्यू स्टूडेंट और ओल्ड स्टूडेंट? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन, बोर्ड तो नजर आ रहा है, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एक सेंटर ऑफ मास -0 का मॉड्यूलस, डिस्टेंस और दो पॉइंट के बीच का ऐसे ही निकालते हैं, राइट। लेकिन ये ऐसे तो निकालते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1, लेकिन यहाँ पे y1 - y2 करने का रिक्वायरमेंट है नहीं, डिस्टेंस फार्मूला लगाइएगा तो इतना ही आएगा, राइट। कितना रहेगा? 1/3। एग्री ना? इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d कितना है? 1/3 मीटर। अच्छा ये बताइए कि अगर M1 यहाँ आ गया और M2 यहाँ आ गया तब सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, और अरे पता है ना कि दो पॉइंट का, दो पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास ऑलवेज उसके ज्वाइन करने लाइन के बीच में रहता है, और किसकी तरफ ज़्यादा रहता है? जिसका मास ज़्यादा रहता है। तो जब जब ऐसे रहेगा तो ओरिजिन से डिस्टेंस क्या रहेगा? डिस्टेंस 1/3 ही रहेगा डिस्टेंस यहाँ से, नहीं? आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है सर 1/3 ही रहना चाहिए, राइट। और जब ऐसे रहेगा तो सर 1/3 ही डिस्टेंस रहेगा, नहीं? और जब ऐसे रहेगा तो, और जब इसका मतलब है, यहाँ देखिए आपने क्या समझा?
आपका सेंटर ऑफ मास किस में मूव कर रहा है इस क्वेश्चन में? एक सर्कल में मूव कर रहा है, राइट। सेंटर ऑफ मास भी यहाँ पे क्या मूव कर रहा था? एक सर्कल में, जिसका रेडियस कितना था? r इक्वल टू 1/3, राइट। एग्री या डिसएग्री? क्या? r इक्वल टू 1/6 कैसे होगा? d इक्वल टू सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है। किस पॉइंट के अबाउट? मैं इसका डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहा हूँ? डी नहीं लिखा हूँ, डिस्टेंस लिखा हूँ, नॉट डायमीटर। क्या लिखे हैं? डी स्टैंड फॉर व्हाट? डिस्टेंस, राइट। तो ये मेरा ओरिजिन है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे अभी सेंटर ऑफ मास था, डिस्टेंस कितना था? 1/3। जब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, जब इस पोजीशन के लिए, तब भी 1/3 डिस्टेंस कहाँ से? ओरिजिन से। जब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, तब भी ओरिजिन से कितना डिस्टेंस? 1/3। जब यहाँ पर आ जाएगा सेंटर ऑफ मास, तभी डिस्टेंस कितना आ जाएगा? इसका मतलब अगर हम लोग m1 m2 को भूल जाए और सिर्फ सेंटर ऑफ मास पर फोकस करें, तो सेंटर ऑफ मास इज ऑल्सो मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस व्हाट? सर्किल ऑफ रेडियस r इक्वल टू 1/3। लेकिन यहाँ देखिए, अब इस केस में m1 का ओमेगा और m2 का ओमेगा तो पता है सेम था। व्हाट अबाउट सेंटर ऑफ मास का ओमेगा? तो सर यहाँ पे अगर m2 डेल्टा थीटा ट्रेवल करेगा, तो सेंटर ऑफ मास भी तो डेल्टा थीटा ट्रेवल कर लिया उसी टाइम में। इसका मतलब m1 m2 का ओमेगा और सेंटर ऑफ मास का ओमेगा डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम टाइम में सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सेम टाइम में सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या? ओमेगा सेम रहेगा, राइट। तो यहाँ पे लिखिए, in this case center of mass is also performing a circular motion. In this case center of mass is also performing a circular motion of radius r dash, जिसका वैल्यू कितना रहेगा? 1/3 विथ सेम ओमेगा। डिफरेंट ओमेगा या सेम ओमेगा? सेम ओमेगा। अब यहाँ देखिए एक शॉर्टकट, ध्यान से सुनिएगा। सारे मास का एंजॉय कौन करता है? सेंटर ऑफ मास। अच्छा बताइए, ये सेंटर ऑफ मास का नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है? क्योंकि सेंटर ऑफ मास का ओमेगा कांस्टेंट है, राइट। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है ओमेगा स्क्वायर आर, और टुवार्ड द सेंटर कहाँ होता है? टुवार्ड द सेंटर, राइट। इसका मतलब क्या हम लोग ये लिख सकते हैं डायरेक्टली? ओमेगा स्क्वायर आर डैश मैग्नीट्यूड बाई, ये तो पता है टुवार्ड द सेंटर रहेगा, राइट। तो ओमेगा स्क्वायर और आर डैश का वैल्यू कितना? तो ओमेगा स्क्वायर हो गया 16, 4 था ना, 4 रेडियन पर सेकेंड, और आर डैश का वैल्यू कितना था? 16/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। ठीक है। इसका मतलब है, एक मिनट, तो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑलवेज टुवार्ड द सेंटर आता है, और ऑलवेज टुवार्ड द सेंटर। अब मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर, ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर, डिफरेंट बात है, सेम बात। यस। तो एक्चुअली अब इसको क्रॉस, आप लोग क्रॉस चेक भी करना चाहेंगे कि सर एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, तो आप इस फार्मूला को भी केयर कर रहे होंगे। तो t इक्वल टू 0, ध्यान से देखना है, t इक्वल टू 0 पे, कहाँ पे? t इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फार्मूला अगर आप लगाना चाहेंगे, तो आप ए लिखते, सर ये भी तो फार्मूला से आ सकता था, m1 a1, एक बार चेक करते हैं क्रॉस चेक, m1 a1 एग्री ना, m2 a2 और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, t इक्वल टू 0 पे। बाद में मॉडुलस ले लेंगे तो मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा उसका, किसी भी मोमेंट पे वो मैग्नीट्यूड
और यहाँ से जो आएगा डिफरेंट आना चाहिए, सेम आना चाहिए, सेम आना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आप में से कोई बता पाएंगे? t इक्वल टू 0 पे इसका एक्सेलरेशन क्या था अकॉर्डिंग टू माई कोऑर्डिनेट सिस्टम? तो सर m1 सर्कुलर क्या 0 नहीं, ओमेगा स्क्वायर r टुवार्ड द सेंटर, राइट? तो क्या लिखें? ओमेगा स्क्वायर r, एग्री? और डायरेक्शन किधर? अकॉर्डिंग टू माई कोऑर्डिनेट सिस्टम, प्लस आई या माइनस आई? और m2 के लिए 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर r, राइट, प्लस आई और डिवाइडेड बाई 3। तो एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू व्हाट? कितना होगा? तो यहां पे r का वैल्यू पुट कर दिया, r का वैल्यू कितना था? 1 था। तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर और 2 ओमेगा स्क्वायर, हाउ मच? 3 अच्छा हाँ, तो ये हो गया कितना? वो माइनस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, और आई को बाहर लेते हैं तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई 3, आर का वैल्यू भी पुट कर दिए आई, एग्री? 1 मिनट, ऐसे काम नहीं चलेगा। t इक्वल टू 0 पे सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे था ना, कहाँ था? यहाँ पे। तो यहाँ पे था सेंटर ऑफ, यहाँ देखिएगा t इक्वल टू 0 पे सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, जहाँ पे मेरा मार्कर है, ओके स्टूडेंट? एंड सेंटर ऑफ मास परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन तो टुवार्ड द सेंटर, तो अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस रहेगा। मेरा आंसर भी क्या रहा है? अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आ रहा है, राइट? मतलब हम लोग एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली करेक्ट हो गए हैं, राइट? और मैग्नीट्यूड कितना? 16/3। तो वहाँ से जो आंसर आया और यहाँ से जो आंसर आया, डिफरेंट आंसर आया, सेम आंसर आया? सेम आंसर आया है। ये जेईई टाइप क्वेश्चन हो जाएगा, ओके? अच्छा, एक और चीज, सर कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है और इनफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो क्या v इक्वल टू आर ओमेगा लिख सकते हैं? ये सर्कुलर मोशन में पढ़े हैं, राइट? तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए क्या लिख सकते हैं? आर डैश इंटू ओमेगा, आर डैश इंटू ओमेगा मैग्नीट्यूड बाई, और आर डैश कितना है? 1/3 इंटू ओमेगा, ओमेगा कितना है? मतलब 4/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हो गया कि सर डायरेक्ट आपने मैग्नीट्यूड स्पीड निकाल लिया, बट इसको एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते थे, नहीं? कैसे? सर t इक्वल टू 0 पे चेक करके देखते हैं, क्योंकि इनफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो सेंटर ऑफ मास का स्पीड तो ऑल द टाइम सेम ही रहेगा, मैग्नीट्यूड। तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? m1 v1 और प्लस m2 v2 और डिवाइडेड बाई व्हाट? m1 प्लस m2। यहाँ तक आइए। वैल्यू पुट कीजिए, m1 हो गया 1, t इक्वल टू 0 पे आप में से बता सकते हैं इसका, जहाँ पे t इक्वल टू 0 पे m1 m2 का पोजीशन है, तो t इक्वल टू 0 पे v1 क्या रहा होगा? आर डैश नहीं, आर ओमेगा प्लस जे अकॉर्डिंग टू माई कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये इधर जा रहा है ना भाई, ओमेगा ए है, राइट? बी सॉरी भी ये है, आर ओमेगा जे, ठीक है ना? और m2 कितना? 2, v2 कितना रहेगा? ये ऊपर जाएगा तो ये किधर आएगा? नीचे ना? यस, कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो करना बहुत बड़ी बात है। डिवाइड बाई 3 देखे तो कितना आया सर? माइनस आर ओमेगा बाई 3 आ गया, राइट? जे, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा सर? आर ओमेगा बाई 3, आर का वैल्यू पुट कर दीजिए और ओमेगा का 4/3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से जो डायरेक्ट निकाल लिए सेंटर ऑफ मास को एक पार्टिकल मानकर, और दोनों को अलग अलग करके उस फार्मूला से और यहाँ से अलग आंसर या सेम आंसर? सेम आंसर है, एग्री?
चलिए, हो गया ना? इसको हटाएं। फ्लूइड मैकेनिक्स का दोबारा आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगा अभी ही, चाहे जितना टाइम लगे, मतलब टाइम का कोई कमी नहीं है। एच.सी. वर्मा, IIT क्वेश्चन बैंक और कैटलिस्ट का असाइनमेंट मैं बना के दूंगा। अभी क्लास 11th का NCERT वाला क्लास नहीं चल रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक। जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ कि अच्छा इतना सर बच्चों को प्रॉब्लम होना बनाना चाहिए था, आर के सर इतना बना दिए, तब तक क्लास फ्लूइड मैकेनिक्स का चलते रहेगा। मैं जब कॉन्फिडेंस में आ गया कि नहीं अब यहाँ तक कहीं से भी क्वेश्चन आएगा बच्चा बना लेगा, तब क्लास का स्टॉप होगा, राइट। और आप लोग को भी साथ साथ एच.सी. वर्मा कवर करना है, और अगर अभी नहीं कवर कीजिएगा तो दोबारा ये नहीं कि हाँ सर एक बता दीजिए फ्लूइड मैकेनिक्स का, एग्री। और ये नहीं कि सर फ्लूइड मैकेनिक्स का वीडियो भेज देंगे क्या? क्यों वीडियो भेजेंगे जब क्लास लग रहा है? तो वीडियो तो भेजेंगे ही, सारा वीडियो भेजते हैं, बट ऑनलाइन सारा क्लास लाइव रहना है। नहीं ज्वाइन करते हैं तो वीडियो फिर मांगते रहेंगे, मैं भी बोलते रहूँगा इट्स ओके, आई विल सेंड यू। मजाक मत कीजिएगा, क्लास कर लीजिए, ठीक है। ये सबको मैं बोल रहा हूँ, बाद में बहुत अफसोस आएगा कि क्लास कर लेते। ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिला है मेरे तरफ से। एकदम मुझे इस बार हर चैप्टर में परफेक्शन चाहिए, एकदम परफेक्ट 100%, कहीं भी 1% भी कमी नहीं। क्लास नहीं ज्वाइन कीजिएगा तो बिल्कुल कितना भी मांगते रहेगा फ्लूइड मैकेनिक्स का, मैं नहीं भेजूंगा। बहुत इमरजेंसी रहेगा, किसी कारण से तबीयत खराब हो गया, तब अगर लाइव नहीं आते हैं देन फाइन। ऐसा नहीं कि वीडियो के सहारे जिंदा हैं, लाइव के सहारे रहिए। नेक्स्ट, और आज के बाद मैं सारा क्लास में ऑब्जर्व करूंगा कौन कौन ज्वाइन करते हैं। जो नहीं ज्वाइन करेंगे उनका प्रॉपर रीजन रहेगा, तभी शेयर किया जाएगा। एनीवे, चलिए स्टूडेंट यहाँ देखिए तो, इफ AX 0, क्या 0? AX 0 और UX भी 0। तो पिछले क्लास में थ्योरी पढ़ा रहे थे, याद है आप लोग को? तब डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास क्या आया था? एक सेंटर ऑफ मास। यहां तक आप लोग समझ पाए? एक कांस्टेंट आ गया था, या दोबारा प्रूफ करना पड़ेगा? हो गया था। और इसके बदले क्या लिख सकते हैं? m1 डेल्टा x1, सब लोग समझिएगा, इस पर बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। m2 डेल्टा x2, m3 डेल्टा x3 एंड सो ऑन इक्वल टू 0। बट इतना सारा बात किस फ्रेम में? इनर्शियल फ्रेम। चलिए, एक मैं आपको क्वेश्चन भेजा हूँ, 4 क्वेश्चन भेजा, उसमें वन ऑफ द क्वेश्चन ये है, लैंग्वेज देखिएगा। ए प्लैंक ऑफ मास M, ए प्लैंक ऑफ मास कैपिटल M लोकेटेड ऑन ए यस, उसको पढ़िए। ये बिल्कुल टाइप प्रॉब्लम है, 3 जगह प्रॉब्लम है। ये ईरोडो में भी है, एच.सी. वर्मा के वर्कआउट भी एक्सरसाइज में है, और जेई में भी आया हुआ है। बिल्कुल होता है कोई प्रॉब्लम, टाइप प्रॉब्लम, कॉमन बात, एक कॉमन प्रॉब्लम है। सब लोग पढ़ लीजिए। लैंग्वेज कहाँ से स्टार्ट होता है? ए प्लैंक ऑफ मास कैपिटल M,
पढ़ लिया स्टूडेंट? यहाँ देखिए, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है? एक प्लैंक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, यहाँ देखिए, और इस प्लैंक का मास कितना है? m, राइट? और इसका लेंथ कितना दिया हुआ है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है समझने के लिए। और यहाँ पे इस प्लैंक पे एक मैन है जिसका मास m है, एग्री? तो भाई मैं m और m दोनों को एक सिस्टम मान लेता हूँ। क्या मान लेते हैं स्टूडेंट? ये नीट में इस लेवल का क्वेश्चन आएगा, ये नीट लेवल का ही क्वेश्चन है। m और m को मैं क्या मान लेता हूँ? एक सिस्टम, एग्री? फिर क्वेश्चन क्या बोला गया है? जब मैन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, मैन जब यहाँ से यहाँ चला जाएगा, देन प्लैंक कितना शिफ्ट करेगा और किधर शिफ्ट करेगा? प्लैंक कितना शिफ्ट करेगा और कहाँ शिफ्ट करेगा, एग्री? लेकिन प्लैंक कहाँ शिफ्ट करेगा? सर ग्राउंड पे ना? कहाँ शिफ्ट करेगा? ग्राउंड पे, करेक्ट? तो अच्छा ये बताइए कि मैन और प्लैंक को अगर एक सिस्टम मानते हैं और ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, ये सरफेस फ्रिक्शनलेस नहीं है, मैन और प्लैंक के बीच का सरफेस फ्रिक्शनलेस नहीं है, राइट? तो मैन और प्लैंक के बीच में एलोंग हॉरिजेंटल, एलोंग एक्स एक्सिस, एलोंग एक्स एक्सिस कोई फोर्स लग रहा है? ध्यानपूर्वक देखिए तो भाई, आप लोग को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया है ना? किसने बोला फ्रिक्शन का? मैंने बोला 1 मिनट, एलोंग एक्स एक्सिस, एलोंग विच एक्सिस? एक्स एक्सिस, एलोंग एक्स एक्सिस मैन प्लस एम एज ए सिस्टम। भाई मैन का सरफेस पे, पैर पे फ्रिक्शन लगेगा तभी वो आगे बढ़ेगा, लेकिन वो कौन लगा रहा है? प्लैंक मैन पे लगा रहा है, मैन प्लैंक पे लगा रहा है, तो इंटरनल फोर्स हो गया ना। मैंने बोला इस सिस्टम पे कोई अलोंग एक्स एक्सिस फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। इसका मतलब आप लोग समझे नहीं समझे? एकदम फ्री बॉडी डायग्राम तो आप लोग को ड्रॉ करने के लिए सिखाए हैं। अगर मैं बोलता कि मैन इस पर दौड़ रहा है तो आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कीजिए, अरे बोल दिया फ्रिक्शनलेस है बट इसके बीच में फ्रिक्शन है, तो भाई इसके बीच में फ्रिक्शन है तो वो फ्रिक्शन तो इंटरनल फोर्स हो जाएगा क्योंकि इसको सिस्टम माना हुआ हूँ, राइट? दैट्स वाई क्या बोल सकते हैं? Fx0 और Fx0 और सारे फोर्स का एंजॉय कौन करता है? सेंटर ऑफ मास। तो अगर Fx0 इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? क्या x कंपोनेंट 0 और 1 मिनट, सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ना। सिस्टम इनिशियली क्या था? मैंने यहाँ पे रुका हुआ खड़ा था, बाद में कुछ मन हुआ तो यहाँ से यहाँ मूव कर गया, राइट? ऐसे तो इसका मतलब है कि ux भी तो 0 रहा होगा। तो इन दोनों कंडीशन के साथ क्या ये बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट? एग्री? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा, सॉरी एक्स सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो आप बताइए इनिशियली, देखिए प्रैक्टिकली लॉजिक, मुझे इससे मतलब नहीं है कि मेरा ओरिजिन सर आपने कहाँ माना है। यहाँ पे हो सकता है कि इस यहाँ पे देखिएगा, इस रॉड का, इस प्लैंक का इस पॉइंट को x1 बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को x2 बोल रहा हूँ। एक मिनट एक क्वेश्चन आंसर लाने के लिए नहीं बता रहे हैं, समझाने के लिए बता रहे हैं। मैन और प्लैंक एक रिजिड बॉडी है और दो रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम लोग दोनों का सेंटर ऑफ मास निकाल के दोनों को पार्टिकल ट्रीट करते थे, राइट? तो प्लैंक का सेंटर ऑफ मास तो बीच में रहेगा स्टूडेंट,
प्लैंक का सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा? बीच में। तो मैन और प्लैंक को मिलाएंगे तो नहीं, सेंटर ऑफ मास थोड़ा इधर रहना चाहिए, समवेयर यहाँ पे रहना चाहिए, राइट? एग्री? किसका? सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ द। आप लोग इस बात से सहमत हैं, एग्री हैं कि प्लैंक और मैन का सेंटर ऑफ मास इससे थोड़ा इधर रहेगा। लेकिन जैसे ही मान लीजिए कि आप जानबूझ के प्लैंक को पकड़ के रखते हैं, हालांकि पकड़े इस क्वेश्चन में पकड़ा हुआ नहीं है, बट मैन को अगर मैन यहाँ से यहाँ तक अगर मूव कर गया, अब फॉर मोमेंट अगर इमेजिन कर लेते हैं कि प्लैंक रुका हुआ ही रह गया, क्या हुआ? ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर मान लेते हैं कि प्लैंक रुका हुआ ही रह गया, तब नहीं लगता कि अब सर सेंटर ऑफ मास इधर आ जाएगा? हाँ या ना? अगर प्लैंक रुका हुआ रहता तो, बट प्लैंक रुका हुआ नहीं रहेगा। इस केस में मैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि जैसे ही मैन इधर जाएगा तो सेंटर ऑफ मास तो यहाँ आ गया। इसका मतलब है कि प्लैंक इस पॉइंट को यहाँ लेकर खींच कर लेकर आ जाएगा। कहाँ लेकर आ जाएगा? कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम का एक्स कोऑर्डिनेट वेरिएबल रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये पॉइंट शिफ्ट होकर कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। एग्री? इनिशियली सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे था, लेकिन मैंने अगर यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? अभी भी इधर ही रहेगा या इधर शिफ्ट कर जाएगा? यस, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अकॉर्डिंग टू माय कंडीशन, मान लेते ग्राउंड पे मैंने एक रेड कलर का निशान लगा दिया कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या चेंज होगा क्या अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन? इसका मतलब अभी यहाँ पे आ गया तो इतना लगता है इस लाइन को यहाँ पे आना पड़ेगा ग्राउंड पे। यहाँ पे आने के लिए प्लैंक को किधर मूव करना पड़ेगा? टुवार्ड्स लेफ्ट, टुवार्ड्स। तो सर इतना तो सोच नहीं पाएंगे एग्जाम में, इतना आपको मतलब इतना एनालाइज करके, मैं एज ए टीचर इसको चीज़ों को एकदम प्रैक्टिकली एनालाइज कर लिया, विजुअलाइज कर लिया, आपके लिए बहुत आसान बना देता हूँ। हाँ, चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पे इसको और भी इजिएस्ट वे, इन सब को राहुल रजक छोड़ दीजिए, अब जो मैं बोलता हूँ उसको कीजिए। यहाँ तक समझ में आया? छोड़ दीजिए उसको। यहाँ तक समझ में आ गया? इस कंडीशन के लिए ये होगा ना, क्योंकि चलिए इस कंडीशन से क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, m1 डेल्टा x1 अब प्लस m2 डेल्टा x2 इक्वल टू 0। m1 मेरा यहाँ पे है मैन, क्या है? मैन, और m2 है मेरा यहाँ पे प्लैंक। ओके स्टूडेंट, और जब आपको नहीं पता है, एक मिनट सब लोग ध्यान से सुनेंगे, अगर नहीं पता है कि प्लैंक कितना डिस्टेंस से और कितना डिस्टेंस और किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा, ये बात तो पता नहीं चल रहा आपको, तो मान लेते हैं डेल्टा x2 ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। डेल्टा x2 क्या है स्टूडेंट? वो पढ़िए वहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट कुछ तो मानना पड़ेगा ना जो निकालना है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? देखिए मेरा काम अलजेब्रिकली हो रहा है, इससे फ़ायदा क्या रहेगा? अगर डेल्टा x2 का वैल्यू निगेटिव, मतलब प्लैंक किधर गया? अकॉर्डिंग टू माय कोऑर्डिनेट सिस्टम टुवार्ड्स लेफ्ट, राइट। अगर डेल्टा x2 का वैल्यू पॉजिटिव तो प्लैंक किधर जाएगा? टुवार्ड्स राइट। और डेल्टा x2 क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एक्स मोशन ही हो रहा है ना, तो एक्स मोशन के लिए सर अब ये नहीं बोलना है सर डिस्प्लेसमेंट के लिए डेल्टा आर तो लिख नहीं रहे हैं भाई, एक्स मोशन है तो डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं, राइट। चलिए तो डेल्टा x2 मैंने क्या माना? डेल्टा x2 है, डेल्टा x2 क्या है? डेल्टा x ऑफ प्लैंक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, और होना क्या है? m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इक्वल टू 0। डेल्टा x1 क्या?
आप में से कोई बता सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा x1? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा x1? एनीवन? एक किनका किनका आंसर है अपना नाम के साथ बताइएगा। और कोई? और कोई? अच्छा, इस क्लास में वेदांग ज्वाइन किए हुए हैं? व्हाट द वैल्यू ऑफ डेल्टा x1? अच्छा, ये देखिए, एक मिनट, मुझे देख रहे हैं? मैं फिजिक्स वाला क्लासरूम में हूँ, पोडियम पे। मैंने यहाँ पे 5 कदम पोडियम पे चला, राइट? कितना कदम? 5 कदम। और पोडियम को किसी ने खींचकर 2 कदम पीछे कर दिया, तो मेरा सरफेस के रेस्पेक्ट में कितना मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ? 5 या 3, राइट? अब मैंने आपको कल पिछले क्लास में कितना एकदम बच्चा टाइप 10 बार बोला होगा कि जिस फ्रेम में किसी एक सिस्टम का वन ऑफ द पार्ट का अगर ग्राउंड में डिस्प्लेसमेंट लिए हैं तो सिस्टम का हर पार्ट का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट लेंगे, राइट? एग्री? आपने प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट किसके रेस्पेक्ट माना? डेल्टा एक्स टू किसके माना? डेल्टा एक्स प्लैंक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो सिस्टम का किसी एक पार्ट का लीजिएगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में और दूसरे पार्ट का प्लैंक के रेस्पेक्ट में। मैन का भी किसके रेस्पेक्ट में लेना पड़ेगा? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। बट मैन ग्राउंड पे है क्या? मैन ग्राउंड पे नहीं है, मैन प्लैंक पे है, राइट? तो कोई बात नहीं सर, लेकिन मैन का किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? ग्राउंड। इसका मतलब मैं आपकी जगह पर रहता तो एक ऐसे सर्किल ड्रॉ कर देता स्टार लगाकर और लिख देता कि सिस्टम का वन पार्ट का जिस फ्रेम में लेते हैं तो हर पार्ट का उसी फ्रेम में लेंगे, तब ये फार्मूला काम करेगा और मार्क्स दिलाएगा और सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो डेल्टा x1 ये भी क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर मैन तो ग्राउंड पे है नहीं, तो भाई मैन और ग्राउंड के बीच में एक थर्ड फ्रेम है जिसका नाम है प्लैंक। क्या नाम है? तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं डेल्टा एक्स मैन विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक और प्लस डेल्टा एक्स प्लैंक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड? लिख सकते हैं ऐसे रिलेटिव मोशन के थ्योरी से? अब हाँ ना कुछ नहीं बोल सकेंगे। चलिए, और डेल्टा एक्स मैन विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक, प्लैंक के रेस्पेक्ट में मैन का डेल्टा एक्स कितना? माइनस एल या प्लस एल? तो प्लैंक के रेस्पेक्ट में जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं उस टाइम पे उसको रेस्पेक्ट करते हैं प्लस एल, राइट? इसका डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस हुआ है, प्लैंक के रेस्पेक्ट में किधर हुआ है? रोशन कुमार ध्यान से सीख लो। डेल्टा एक्स किधर है? प्लैंक पे। प्लैंक के रेस्पेक्ट जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं उस टाइम पे वो रेस्ट पे रहता है, तो ये रेस्ट में है प्लैंक। डेल्टा एक्स मैन, डेल्टा एक्स ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक, तो प्लैंक कम्स इनटू रेस्ट। और तब मैन किधर मूव किया है? अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस या अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो माइनस एल लिखें या प्लस एल लिखें? प्लस एल। तो आप लोग का एक बहुत भयानक मिस्टेक क्या हो रहा था कि आप अगर आज के क्लास में इतना मैं नहीं चिल्लाता, इतना नहीं प्रेस करता, इतना फोर्स इस पॉइंट पे नहीं करता, तो आप मैन का प्लैंक रेस्पेक्ट में आंसर पुट करते रहते और आंसर ऑल द टाइम रॉन्ग आते रहता, राइट? इसलिए इस फार्मूला को लगाने का तरीका क्या है? पहला तरीका इनर्शियल फ्रेम होगा। दूसरा तरीका, अगर डेल्टा x2 किसी एक फ्रेम इनर्शियल फ्रेम में लिए हैं तो डेल्टा x1 भी उसी इनर्शियल फ्रेम में लाना है, लेना है, तभी आंसर आएगा, राइट? चलिए, हो गया ना? हाँ, अब पुट कर दीजिए वहां पे। अच्छा, बाकी लोग को दिख रहा है ना? ठीक है, मैं भेज दूंगा, आज ही भेज दूंगा।
चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम, बोलिए, एल प्लस डेल्टा एक्स, क्या लिखते हैं, डेल्टा एक्स टू, राइट, अब प्लस एम डेल्टा एक्स टू इक्वल टू व्हाट, 0. देन व्हाट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स टू, एम एल प्लस एम डेल्टा एक्स टू अब प्लस एम डेल्टा एक्स टू इक्वल टू व्हाट, 0. एग्री. तो निकालना क्या है, डेल्टा एक्स टू. तो डेल्टा एक्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यस, माइनस एम एल एम प्लस एल, और ये ब्रैकेट का अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव, आगे में लगा हुआ नेगेटिव. और डेल्टा एक्स टू क्या था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो प्लैंक ने कितना डिस्टेंस से मूव किया, डिस्टेंस बोल रहे हैं तो मॉडुलस एम एल बाई दिस, और किधर मूव किया, टुवार्ड्स राइट या टुवार्ड्स लेफ्ट, टुवार्ड्स लेफ्ट. हो गया. ये आपने एच.सी. वर्मा का, एक मिनट, खैर वो देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन, लेकिन ये एच.सी. वर्मा का ही मोरलेस क्वेश्चन ही था. एनीवे, इसी क्वेश्चन में अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, मैं आपके लिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया, ध्यान से देखिएगा. 15 है वर्कआउट का. ये 15 में थोड़ा सा वेलोसिटी निकालना है. लेकिन मोर और सेम बात है, बट फिर भी 15 हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है. यहाँ से सेंटर ऑफ मास, इवन कि वर्क ऑफ एनर्जी से लेकर आगे तक पूरा मैकेनिक्स का पार्ट तक मुझे एक एक प्रॉब्लम के थ्रू जाना पड़ेगा, तब आप लोग का एकदम कॉन्फिडेंस आ पाएगा, ठीक है. यहाँ देखिए, अब इसमें सब लोग सॉल्व करेंगे. यहाँ पे 2 मैन है, मिस्टर ए और मिस्टर बी. एग्री. और इनका मास m1 है और इनका मास m2 है, करेक्ट. और एक कौन सा सरफेस, म्यू इक्वल टू 0. मान लेते हैं कि 2 फ्रेंड किसी प्लैंक पे बैठ ऐसे खड़े हैं और किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करते करते बीच में आ गए. कहाँ आ गए, इस प्लैंक के मिडिल में. आप लोग समझ पा रहे हैं स्टूडेंट ऑनलाइन. इनिशियली दोनों फ्रेंड कहाँ पे था, बिल्कुल किनारे पे, राइट. किसी बात को या तो झगड़ा करते हुए तो प्रॉब्लम का डिस्कस करते हुए कहाँ पे आ गया, प्लैंक के मिडिल में. मेरा छोटा सा रिक्वायरमेंट है, फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड.
इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। तो बताइए इनिशियली यहाँ देखिएगा fx कितना, और मेरा सिस्टम है a प्लस बी प्लस प्लैंक। ओके, मेरा क्या सिस्टम है, a प्लस बी प्लस प्लैंक। तो fx 0 तो ax भी 0 और a भी क्या रहेगा, इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट में था, राइट। तो क्या यहाँ से बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 रहेगा, सॉरी कांस्टेंट रहेगा। सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा या कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट। इसका मतलब डेल्टा x सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, 0। तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 और प्लस m3 डेल्टा x3 मस्ट बी इक्वल टू 0। बट ये सारा बात कौन सा फ्रेम में है, इनर्शियल फ्रेम में। लेकिन डेल्टा x1 जिस इनर्शियल फ्रेम में निकालेंगे डेल्टा x2 और डेल्टा x3 सेम इनर्शियल फ्रेम में निकालना पड़ेगा। एग्री है। लेट अब मान लेते हैं m1 m2 और ये मेरा m3 है, m3 क्या है, m प्लैंक। तो डेल्टा x3 मेरा है डेल्टा x ऑफ प्लैंक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। डेल्टा x3 क्या है, डेल्टा x ऑफ प्लैंक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। एग्री। तो डेल्टा x1 भी किसके रेस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही। बट डेल्टा x1 क्या है, डेल्टा x a विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, बट a तो ग्राउंड पे है नहीं। a और ग्राउंड के बीच में एक थर्ड फ्रेम है जिसका नाम है प्लैंक। क्या नाम है, तो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा x a विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक प्लस डेल्टा x प्लैंक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और मैं जानबूझ के प्लैंक का ऑलवेज मैं अलजेब्रिकली डेल्टा x के टर्म में रखता हूँ, अलजेब्रिक सेंस में रखता हूँ। उससे फायदा क्या होगा, प्लस माइनस साइन मुझे इंडिकेट कर देगा कि राइट जा रहा है या लेफ्ट आ रहा है, राइट। चलिए यहाँ तक हो गया। अब वैल्यू बताइए, ए इस टाइम पे यहाँ देखिएगा जहाँ पे मेरा फिंगर है डेल्टा एक्स ए विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक, तो जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं उस टाइम पे उसको रेस्ट मानकर सोचते हैं। तो ए का प्लैंक के रेस्पेक्ट में डेल्टा एक्स कितना, वेरी गुड, प्लस l/2, प्लस l/2 नहीं तो l/2, वेरी गुड, l/2 और प्लस डेल्टा x3। देखिए तो मैंने सही लिखा। और डेल्टा x2 ये क्या है, b का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, एग्री। बट b तो ग्राउंड पे है नहीं, b भी तो प्लैंक पे था। तो कोई बात नहीं, रिलेटिव मोशन तो इसी दिन के लिए तो पढ़े थे। लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बी विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। बोलिए b का प्लैंक के रेस्पेक्ट में डेल्टा एक्स कितना, वेरी गुड माइनस l/2। क्योंकि ये जब लिख रहे हैं तो प्लैंक को रेस्ट में मानेंगे, तो प्लैंक के रेस्पेक्ट में तो टुवार्ड्स लेफ्ट गया है, तो माइनस l/2 और प्लस डेल्टा x3। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वैल्यू पुट करेंगे तो कितना होगा सर, m1 l/2 डेल्टा x3। एक इनका क्वेश्चन है, नाम बोलिए। इसका मतलब है यहाँ देखिए डेल्टा एक्स बी विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक, तो जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं वो रेस्ट में आता है। ये रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है। ओके, तो मैं प्लैंक रेस्ट में है और तब मैन बी किधर मूव कर रहा है, टुवार्ड्स लेफ्ट, टुवार्ड्स एम नहीं, टुवार्ड्स लेफ्ट, राइट। तब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ देखिए, और यहाँ पे 4 मीटर है,
और यहाँ पे 2 मीटर है। कोई पार्टिकल यहाँ से अगर यहाँ आ गया और तब पूछेंगे डेल्टा एक्स, तो यही बोलिएगा ना फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। फाइनल कितना 2 और इसका कितना 4 -2। इसका मतलब कोई भी पार्टिकल एक्स एक्सिस पे अलॉन्ग निगेटिव एक्स एक्सिस मूव करता है तो डेल्टा एक्स पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है? निगेटिव होता है। दिस इज द रीजन कि बी प्लैंक पे किधर मूव किया, प्लैंक के रेस्पेक्ट में बी किधर मूव किया, टुवार्ड्स राइट या टुवार्ड्स लेफ्ट? टुवार्ड्स लेफ्ट, और टुवार्ड्स लेफ्ट तो मेरा निगेटिव एक्स एक्सिस था। दिस इज द रीजन मैं -L/2 लिखा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, कितना होगा m1 L/2 प्लस डेल्टा x3 m2 -L/2 प्लस डेल्टा x3 प्लस m3 मतलब कैपिटल M, राइट, कितना डेल्टा x3 मस्ट बी इक्वल टू 0। बट मैंने सारा वैल्यू ग्राउंड सेम इनर्शियल फ्रेम में निकाला हूँ, राइट। तो यहाँ पे ओनली अननोन इज डेल्टा x3 ना, तो डेल्टा x3 का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट? डेल्टा x3 इक्वल टू L/2 m डिवाइडेड बाय ये बहुत स्मार्टली मैं क्वेश्चन फ्रेम किया हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, डेल्टा x3 का साइन क्या, कैसे, डिपेंड्स ऑन m1 एंड m2। अगर m2 यहाँ देखिएगा, अगर m2 हेवियर होगा और m1 लाइटर रहेगा तो प्लैंक किधर जाएगा, टुवार्ड्स राइट, राइट, एग्री ना, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। और अगर मोर एंड मोर जनरलाइज हो गया, दिस सॉल्यूशन इज मोर एंड मोर जनरलाइज, अगर m1 हेवियर रहेगा, m1 का वैल्यू ज़्यादा m2 का वैल्यू कम, तब तो ये निगेटिव हो जाएगा, तब प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट किधर रहेगा, टुवार्ड्स लेफ्ट। और अगर m1 इक्वल टू m2 देन सर प्लैंक नहीं मूव करेगा, जहाँ पे था वहीं पे रहेगा, राइट, क्योंकि ये वैल्यू डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझे स्टूडेंट? तो देखिए एक क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया, इसका 100% क्रेडिट मैं लूँगा। जो क्वेश्चन पूछा हुआ है HCB में है, उसमें प्लैंक पे एक आदमी है, मैंने प्लैंक पे 2 आदमी रख दिया, बात तो एक ही है ना। ये तो और मोर एंड मोर जनरलाइज हो गया, लेकिन इसका मतलब 100% नहीं लूँगा। एक्चुअली क्वेश्चन मैं HCB वर्मा से ही लिया हूँ, और मैं अभी जस्ट एक क्वेश्चन बोलता हूँ। देखिए हम लोग क्या सोचेंगे, और बहुत सारा बात पहले से ऑलरेडी लोग सोच के बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे 3 केस बन गया, राइट, m2 ग्रेटर देन m1, तो डेल्टा x3 क्या रहेगा, पॉजिटिव, मतलब प्लैंक टुवार्ड्स राइट मूव करेगा, नहीं m2 लेस देन m1, तो डेल्टा x3 क्या रहेगा, निगेटिव, मतलब किधर मूव करेगा, टुवार्ड्स लेफ्ट मूव करेगा। और अगर m1 इक्वल टू m2 रहेगा देन 0, मतलब प्लैंक मूव नहीं करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, HC वर्मा का पेज नंबर 160 HCB का पेज नंबर कितना, 160 का क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। ये एक्चुअली रियल स्टोरी है,
मिस्टर वर्मा मतलब मिस्टर एस सी वर्मा, और मिस्टर माथुर मतलब एस के माथुर, दोनों फ्रेंड हैं, एक्चुअल फ्रेंड हैं। खुद पे ही क्वेश्चन सेट कर दिए हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12, देखना नहीं है, ट्राई करना है। आप लोग ट्राई करेंगे या मैं बनाऊं? ठीक ठीक। वन 160 वॉल्यूम फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। आंसर आ गया? हाँ बिल्कुल डिट्टो सेम प्रॉब्लम ही है। एक्चुअली हम लोग को याद हो गया है क्वेश्चन, इसलिए उसी को फ्रेम करते रहते हैं। दैट्स वाई कि आप लोग को ज़्यादा फायदा हो जाए। देखिए स्टूडेंट, एक मिनट, स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ पानी, फ्लोइंग वाटर नहीं है, स्टिल वाटर। तो रुका हुआ पानी और ग्राउंड अलग बात है, सेम बात। रुका हुआ पानी जस्ट लाइक आइस, फ्रिक्शनलेस, राइट। तो रुका हुआ पानी पे बोट और फ्रिक्शनलेस सरफेस पे प्लाइंग, अलग सीन या सेम सिचुएशन, सेम ही तो प्रॉब्लम है। समझ रहे हैं स्टूडेंट? ऑनलाइन वाले बोलेंगे तब ना। एच.सी. वर्मा का एकदम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। चलिए आप लोग समझ रहे नहीं समझ, लेकिन मैं रिवीजन कर रहा हूँ एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन का। यहाँ देखिए आंसर आ गया, या आप लोग डायरेक्ट मेरे आंसर में पुट कर दिए वैल्यू? किसने ऐसा काम किया है कि मेरे आंसर में आंसर पुट किया? अरे कोई बात नहीं, एक काम करना भी चाहिए कि जैसे अब इतना मेहनत करके आए, राइट। बट मैं एज ए टीचर सॉल्व कर देता हूँ। बोट का लेंथ कितना था? और मैं इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान लेता हूँ। तो क्या लिख सकते हैं अब
मिस्टर वर्मा का मास m, मिस्टर माथुर का मास m, इसका m1, इनका m2 और बोट का मास m3 कर लेते हैं। एग्री? तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे भी तो Fx 0 रहेगा सिस्टम का, राइट? इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0, और इनिशियली रेस्ट में था, तो इसका मतलब एक सेंटर ऑफ मास भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। एग्री ना? तो डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा स्टूडेंट, 0। तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं m1 डेल्टा x1 और प्लस m2 डेल्टा x2 और प्लस m3 डेल्टा x3 इक्वल टू 0। बट इनिशियली आपको नहीं पता है कि बोट आगे जाएगा या पीछे जाएगा, तो दैट्स वाई हम लोग बोट का मान लेते हैं अलजेब्रिकली। अलजेब्रिकली मानने से ज़्यादा फायदा है। डेल्टा x3 क्या है, डेल्टा x बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। अब वाटर यहाँ पे वाटर लें या ग्राउंड बोले अलग बात है, सेम बात। रुका हुआ पानी और ग्राउंड एक ही रहता है, रहेगा, राइट? बट वो क्या रहेगा, फ्रिक्शनलेस सरफेस के जैसा बिहेव करेगा। वाटर कैसा यहाँ पे बिहेव करेगा, फ्रिक्शनलेस सरफेस के जैसा। एग्री? तो डेल्टा x1 डायरेक्ट बोलिए क्या हो जाएगा, तो सर डेल्टा x1 है डेल्टा x1 विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ना, बट जो 1 जिनको हम लोग मान रहे हैं वो तो ग्राउंड पे है नहीं, वो तो बोट पे हैं। तो ग्राउंड का मतलब यहाँ पे वाटर से है, ग्राउंड का मतलब यहाँ से किससे है, वाटर से है। तो क्या इसको लिख सकते हैं ऐसे, L/2 प्लस डेल्टा x3। देखिए तो डायरेक्टली मैं लिख दूँ, जहाँ पे L इज द लेंथ ऑफ द बोट और डेल्टा x2 के लिए क्या है, लिख दें माइनस L/2 प्लस डेल्टा x3। एग्री? और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 और m1 m2 m3 इन सब का मास पुट कर दीजिएगा, तो नहीं था कि डेल्टा x3 का वैल्यू यह जाएगा L/2 कितना आया था, m2 माइनस m1 आया था क्या, यही तो आंसर आना चाहिए। L था या L/2 था, L/2 था। तो इसमें वैल्यू पुट करने के बाद आंसर क्या आता है, 13.33 सेंटीमीटर। अच्छा, मीटर में क्या है, 0.1 आंसर है ना। चलिए 13 मोटा मोटी 13 सेंटीमीटर, राइट? हो गया? देखिए एक और क्वेश्चन में आप लोग को क्वेश्चन चलिए, पेज नंबर 152, पेज नंबर 152 क्वेश्चन नंबर 9। बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं देखना है। पेज नंबर कितना, 152 क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ देखिए क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया है।
एक कोई प्लैंक है जिसका मास कितना है 10 m, इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, एग्री। और ये सरफेस कैसा सरफेस है, फ्रिक्शनलेस। और ये कितना मीटर का है, ये 2 पॉइंट। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन ये है कि जब ये ब्लॉक ऊपर से यहाँ तक आ जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो उस टाइम पे ये वेज कितना डिस्टेंस से मूव करेगा और किधर मूव करेगा, यही क्वेश्चन है ना, कितना डिस्टेंस से मूव करेगा और किधर मूव करेगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे या मैं ट्राई करूं। यहाँ देखिए, मैं 1 और 1 मिनट कंबाइंड वे में मैं 1 और 2 को एक सिस्टम मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ, 1 मतलब बेज एंड ब्लॉक, किसको, ब्लॉक ए हो गया, बेज ए हो गया, राइट। तो ब्लॉक और बेज इन दोनों को कंबाइंडली मैं क्या मान रहा हूँ स्टूडेंट, सिस्टम, एग्री। तो बताइए इन दोनों को कंबाइंडली अगर देखते हैं तो अलोंग एक्स एक्सिस कोई फोर्स बताइए तो, और ध्यान से देखना है। इन दोनों को 1 और 2 को कंबाइंड में मैं 1 और 2 को सिस्टम मानकर ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, ऐसे देखते थोड़े होगा। जब कंबाइंड में बोला गया तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। अब फ्री बॉडी डायग्राम में सिस्टम का अंदर का फोर्स नहीं दिखाते हैं, राइट। तो 1 और 2 को कंबाइंडली अगर दिखाइएगा, इसका मतलब 1 और 2 का सेंटर ऑफ मास पे आप फोकस कर दिए। सारे फोर्स का एंजॉय कौन करता है, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, राइट। बताइए इन दोनों, यहाँ देखिएगा, इन दोनों के बीच का कोई फोर्स यहाँ पे दिखाएंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच का फोर्स इंटरनल फोर्स हो जाएगा। इंटरनल फोर्स को हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं दिखाते हैं, राइट। तो अगर इसको दिखाएंगे ही नहीं तो m + 10m × g, एग्री ना। पूरे सिस्टम का मास कितना है, m 11m। और एक कौन लगाएगा, एक ग्राउंड इस पे, तो ग्राउंड लगा रहा है बेज पे, बट बेज इज द पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम का अलग अलग पार्ट पे फोर्स लगाएगा, बट उस सारे फोर्स को कंबाइंडली कौन एंजॉय करेगा, सेंटर ऑफ मास, राइट। तो अगर सिस्टम को देखते हैं तो इस 2 फोर्स के अलावा कोई फोर्स नजर आता है, मुझे तो नजर नहीं आता है। बोलेंगे ही नहीं। अब इसके बीच का फोर्स नहीं दिखाना है भाई, इसके बीच का फोर्स इंटरनल फोर्स रहेगा, चाहे फ्रिक्शन हो या जो हो, राइट। चाहे फ्रिक्शन हो या कुछ भी हो, इसके इन दोनों के बीच का, जब इसको सिस्टम का पार्ट मान लिए तो उसको फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं दिखाना है। तो यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस इन दोनों फोर्स का कोई भी कंपोनेंट का वैल्यू आएगा, तो एफ एक्स क्या रहेगा, 0। देन एक्स भी क्या हो जाएगा, और इनिशियली सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियली सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो यू एक्स सेंटर ऑफ मास का 0 था, ए 0 हो गया। तो क्या ये बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा, और सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, 0 रहेगा, एग्री। अच्छा आपको क्या इंट्यूशन लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये नीचे आएगा तो इसको इधर जाना चाहिए। मतलब सॉल्व करने से पहले जो प्रैक्टिकली जब फील हो रहा है, आप लोग को क्या फील हो रहा है,
मतलब ए अगर इधर आएगा नीचे तो इसको इधर जाना चाहिए, ऐसा लग रहा है नहीं? तो जैसा लग रहा है वैसा अगर आंसर मैच कर जाएगा देन वी आर करेक्ट। चलिए, तो यहाँ से क्या ये बोल सकते हैं m1 डेल्टा x1 अब प्लस m2 डेल्टा x2 इक्वल टू 0, और डेल्टा x2 मैं मान रहा हूँ, यहाँ देखिए डेल्टा x2 मैं क्या मान रहा हूँ, लिख सकते हैं ना ऐसा? तो डेल्टा x2 क्या है? डेल्टा x बेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, बेज मैं इसको बोल रहा हूँ ट्रायंगल वाला को, राइट? तो अगर बेज का डेल्टा x ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिए हैं तो ब्लॉक का भी डेल्टा x किसके रेस्पेक्ट में लेना पड़ेगा? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। बट क्या आपका ब्लॉक ग्राउंड पे है क्या? तो डेल्टा x1 का मतलब डेल्टा x ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या इस ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा x ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू बेज अब प्लस डेल्टा x बेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। एग्री? तो ब्लॉक का बेज के रेस्पेक्ट में डेल्टा x कितना? ए वैल्यू, अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे, एक मिनट, कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं ए वैल्यू बताएंगे, ए नहीं पूछ रहा हूँ, डेल्टा x पूछ रहा हूँ, राइट? यहाँ पे कुछ इसका कोऑर्डिनेट रहा होगा ना, x1/1, और यहाँ पे भी तो कोऑर्डिनेट रहा होगा x2/2, तो आपको डेल्टा y पूछ रहे हैं या डेल्टा x पूछ रहे हैं? तो यहाँ का x बना, यहाँ का x बना, अलग रहेगा या सेम रहेगा? तो ब्लॉक का बेज के रेस्पेक्ट में डेल्टा x यही तो रहेगा। डेल्टा x ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू बेज, तो उस टाइम पे बेज रुक गया, राइट? तो डेल्टा x ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू बेज कितना लिखे हैं? -2.2। मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये था, मैंने अपने प्रॉब्लम पॉजिटिव एक्सिस किधर माना? तो ब्लॉक बेज के रेस्पेक्ट में ब्लॉक किधर गया है? इज इट अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस या अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस? नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो कुछ स्टूडेंट सोचेगा ये वैल्यू चाहिए, ये नहीं चाहिए, डेल्टा x पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहा है? हम लोग डेल्टा एक्स मोशन के लिए काम कर रहे हैं, एग्री? आप लोग समझे ऑनलाइन स्टूडेंट? तो क्या इसको लिख दें -2.2 प्लस डेल्टा x2, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? m -2.2 प्लस डेल्टा x2 और प्लस 10m डेल्टा x2 इक्वल टू 0। m और m आपस में कैंसिल, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 11x2 इक्वल टू 2.2, देन x2 इक्वल टू 2.2/11, कितना? 0.2 ना? ये तो आंसर होना चाहिए। और निगेटिव आया पॉजिटिव आया? पॉजिटिव, इसका मतलब बेस किधर जाना चाहिए? टुवर्ड्स राइट। और हम लोग भी यही सोच रहे थे। अब देखिए स्टूडेंट, अब एक बार HCB का आप सॉल्यूशन भी देखिएगा। तो देखिए सॉल्यूशन HCB का आप प्रॉब्लम देखिए, इस सॉल्यूशन को फॉलो मत कीजिए, क्योंकि यहाँ फॉलो कीजिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ कैसे क्या पुट कर दिया गया। यहाँ पे मैं जब इसको इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ तो प्रॉपर इसको ऐसे समझाते हुए लेके चलता हूँ। दैट्स वाई कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसे लिख रहे हैं, आपको समझ में आ गया, राइट? तो आज के क्लास को यहाँ पे ही रखते हैं और अभी चलेगा प्रॉब्लम, ठीक है? मतलब एक क्लास अच्छा खासा चलने वाला है, तो आप लोग थोड़ा देर ब्रेक ले लीजिए और उसके बाद आज का क्लास कितना बजे से है? 9 बजे से। तो सब लोग फ्लूइड मैकेनिक्स क्लास ज्वाइन करेंगे। और जो भी नहीं, कहीं पे भी अगर समझ में नहीं आता है तो सर से को रोककर पूछते रहना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।
थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।